हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री थ्रू एजेस। आज हम लोग इल्तुतमिश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जान लिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में, जो कि एक सूफ़ी सेंट थे, उनकी याद में कुतुब मीनार बनवा रहे थे और कुतुब मीनार की पहली स्टोरी बनाने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद कुतुब मीनार में दूसरी, तीसरी और चौथी स्टोरी जोड़ी गई, जिसको बनाया था इल्तुतमिश ने। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद 8 महीने तक स्लेव डायनेस्टी को आरम शाह ने संभाला था, लेकिन आरम शाह जो था, आरम शाह वो एक इनकैपेबल रूलर था और इनकैपेबल रूलर होने के कारण मंत्रिमंडल ने उनको स्वीकार नहीं किया और इल्तुतमिश को बुलावा भेजा कि आइए आप राजभात संभालिए। इल्तुतमिश उस समय बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश जब आरम शाह किंग था, राजा था, तो उस समय इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। बदायूं के गवर्नर को बुलावा भेजा गया, मतलब इल्तुतमिश को बुलावा भेजा गया कि आए और राजपाट को संभालें। और राजपाट को संभालने के लिए जब इल्तुतमिश दिल्ली आया तो उसने सबसे पहले आरम शाह को गद्दी से उतारा और खुद को राजा घोषित कर दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे इल्तुतमिश का कार्यकाल। अगर हम इल्तुतमिश का कार्यकाल देखें तो 1210 से 1236 के बीच में है। 1210 से 1236 के बीच में इल्तुतमिश को हम लोग रियल कंसोलिडेटर ऑफ टर्किश रूल इन इंडिया भी कहते हैं। रियल कंसोलिडेटर ऑफ टर्किश रूल इन इंडिया। रियल कंसोलिडेटर इसलिए कहा गया कि क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो साम्राज्य का स्थापना कर दिया, लेकिन उस साम्राज्य का विस्तार, उस साम्राज्य को बचाने का काम, संयोजित करने का काम, ये सारा काम इल्तुतमिश ने किया था। चूँकि 4 वर्ष के अंदर ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी, इस कारण से साम्राज्य पर हो रहे लगातार हमले अफ़गानिस्तान से परेशान कर रहे थे। तो अफ़गानिस्तान से हमलों को रोका और अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया इल्तुतमिश ने, इसीलिए इल्तुतमिश को रियल फाउंडर कहा जाता है। अब थोड़ा सा इल्तुतमिश के बारे में जान लेते हैं। इल्तुतमिश was a slave of कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसीलिए हम इसको इल्बेरी डायनेस्टी भी कहते हैं। इल्बेरी डायनेस्टी कहने का कारण ये है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक इल्बेरी ट्राइब से बिलोंग करता था, इसीलिए हम लोग इल्बेरी डायनेस्टी इसको कहते हैं। यहाँ से हम लोग इल्बेरी डायनेस्टी भी पढ़ते हैं, मुमलुक डायनेस्टी भी पढ़ते हैं। बट अगर हम इल्तुतमिश के बारे में और जानें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी का मैरिड हिज डॉटर टू इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी का विवाह इल्तुतमिश से कर दिया था। तो इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का सन इन लॉ था। को क्या था? सन इन लॉ, दामाद था।
चूँकि साम्राज्य संभल नहीं पा रहा था आरम शाह से, तो इस परिस्थिति में कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। कुतुबुद्दीन ऐबक के अगर कार्यकाल को देखा जाए तो दो हिस्सों में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, 1210 से 1225। ये वो समय था जब इल्तुतमिश ने कंसोलिडेशन का काम किया, डेशन ऑफ हिज एम्पायर। अपने साम्राज्य को सिर्फ बचाया, फैलाया नहीं। इस दौरान इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को सिर्फ और सिर्फ बचाया। अब बचाया तो बचाया किससे? किससे बचाया? यल्दौद से। कापचा से, अली मर्दान से। अब इनसे बचाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अब हमको ये भी समझना है कि आखिर इनसे साम्राज्य को बचाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। मोहम्मद गोरी की अचानक मृत्यु के बाद यल्दौज जब गजनी का राजा बना तो उसको लगा कि दिल्ली की सत्ता हमारे हाथ में आनी चाहिए। काबचा जो कि मुल्तान का पार्ट था, इनको भी लगा कि दिल्ली हमारे हिस्से में आना चाहिए। ठीक उसी तरह से अली मर्दान जो कहाँ थे? बिहार एंड बंगाल के गवर्नर थे, उनको लगा कि मेरे हिस्से में आना चाहिए। तो इसलिए जब राजा की मृत्यु हुई तो सभी ने विद्रोह कर दिया। हालांकि ये विद्रोह चाहे यल्दौज हो, चाहे काबजा हो, चाहे अली मर्दान हो, इन सब का विद्रोह कुतुबुद्दीन ऐबक के समय भी चल रहा था, लेकिन इस विद्रोह को दबाया, ख़त्म किया यल्दौज ने, इल्तुतमिश ने ख़त्म किया। अब इल्तुतमिश ने 1215 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ तराइन में यल्दौज को हरा दिया। यल्दौज was defeated by इल्तुतमिश। यल्दौज इल्तुतमिश से हार जाता है और इस तरह से साम्राज्य इल्तुतमिश ने सिक्योर कर लिया। दूसरा 1225 होगा, 1225 होगा। यहाँ 1225 से 1236 ये वो दौर है जहाँ पर एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर हुआ। एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर में 1220 में चंगेज़ खान का जब हमला था तो बड़ी सूझबूझ के साथ अपने साम्राज्य को बचाया इल्तुतमिश ने। 1225 के बाद से इल्तुतमिश ने अपनी आर्मी को ईस्ट में हो रहे डिस्टरबेंस को सप्रेस करने में लगा दिया। ईस्ट में डिस्टरबेंस थी। 1226 से 27 के अंदर इन्होंने ईस्ट में अपना कब्जा करना शुरू किया। 1226-27 में 1227 में इल्तुतमिश ने एक लंबी आर्मी नसीरुद्दीन महमूद के अंदर भेजी और बंगाल के राजा इवाज खान को हराया और बंगाल को अपने अंदर कर लिया। ठीक उसी तरह से रणथंबोर 1226 में रणथंबोर पर कब्जा हो गया।
इसी तरह से 1226 से 1231 तक इल्तुतमिश ने मंदौर, जालोर, बयाना, ग्वालियर, इन स्थानों पर कब्जा कर लिया। इसके आगे अब हम समझते हैं कि साम्राज्य विस्तार के लिए इल्तुतमिश ने पॉलिसीज़ क्या अपनाई। इल्तुतमिश ने जो जीते गए साम्राज्य थे वहाँ पर सर्वप्रथम इक़्तादार्स अपॉइंट किए। इक़्तादार्स अपॉइंट किए, इक़्तास जिसे हम लोग कह सकते हैं, इक़्तास। इन्हें यहाँ पे इक़्तादार जब उन्होंने अपॉइंट किए तो इक़्तादार्स या इक़्तास को जब बांटा, साम्राज्य को इक़्तास में बांटा और यहाँ पे अपॉइंटेड इक़्तादार्स का अपॉइंटमेंट सैलरी बेसिस पे किया गया। सैलरी बेसिस की अगर हम बात करें तो इक़्तादार्स का काम बस ये होता था कि रेवेन्यू को कलेक्ट करना, अपने खर्च को डिडक्ट करना और डिडक्ट करने के बाद जो सरप्लस बच जाए उसे राजा तक पहुंचाना, ये इक़्तादार का काम था। अब टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए आर्मी चाहिए, एबल मिलिट्री कमांडर्स चाहिए। इसके लिए इल्तुतमिश ने चहलगानी, जिसे हम कहते हैं तुर्कन आई चहलगानी, इसे हम लोग चालीसा कहते हैं। नोबल्स अपॉइंट किए, 40 मेंबर्स इसमें हुआ करते थे, इसीलिए हम इसको कहते हैं चालीसा। ये चालीसा वो मेंबर हुआ करते थे जो इल्तुतमिश के डिसीजन मेकिंग में अहम योगदान दिया करते थे। इसके अलावा इल्तुतमिश ने सिल्वर टाका चलाए, सिल्वर के सिक्के चलाए, सिल्वर क्वाइन जिसे हम लोग टका कहते हैं, टका TA, ठीक, टाका कहते हैं, ये इल्तुतमिश ने चलाया। इसका वेट जो हुआ करता था वो लगभग 175 ग्राम हुआ करता था। इल्तुतमिश के बारे में हमें पता चलता है एक किताब तहाकत आई नसूरी से। तहाकत आई नसूरी, इस किताब को लिखा था मिन्हस उस सिराज ने, रिटन बाय मिन्हस उस सिराज। तो इनकी इस किताब तहाकत आई नसूरी से हमें इल्तुतमिश के बारे में पता चलता है। इल्तुतमिश ने अपने सक्सेसर के रूप में रज़िया सुल्ताना को अपॉइंट किया एंड रज़िया सुल्ताना बिकेम द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया। हम ये कह सकते हैं दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला शासक रज़िया सुल्ताना बनी। और इस तरह से इल्तुतमिश के बारे में हमने सारी महत्वपूर्ण जानकारी ले ली है। अब हम लोग रज़िया सुल्ताना के बारे में पढ़ेंगे।
लेकिन रज़िया सुल्ताना के बारे में पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा रुकनुद्दीन फिरोज़ शाह के बारे में पढ़ना होगा। रुकनुद्दीन मोहम्मद शाह इल्तुतमिश का सबसे बड़ा बेटा था और उसको राजा बनाया दरबारियों ने, मिनिस्टर्स ने, क्योंकि मिनिस्टर्स कभी नहीं चाहते थे कि एक महिला हमें ऑर्डर दे। चूँकि सोसाइटी उस समय की पैट्रियार्कियल थी, पैट्रियार्कियल सोसाइटी में पिता के बाद पुत्र ही साम्राज्य का वारिस होता है, इसीलिए जो मिनिस्टर्स थे वो कभी ये नहीं चाहते थे एक महिला हमें कमांड करे। इसलिए मिनिस्टर्स ने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को राजा बनाया। किसको राजा बनाया? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। 1236 ईस्वी में इनको राजा बनाया। जब रुकनुद्दीन राजा बना तो ये राजा तो बना मिनिस्टर्स की मदद पर, लेकिन दिल्ली की गद्दी पे बहुत समय तक बैठ नहीं पाया। सिर्फ 1236 एडी में कुछ समय के लिए इन्होंने दिल्ली की गद्दी को संभाला। जब ये मुल्तान के राजा के द्वारा किया गया विद्रोह को सप्रेस करने के लिए दिल्ली से बाहर गए तो रज़िया सुल्ताना ने देखा कि ये अपॉर्चुनिटी है और हमें गद्दी पर कब्जा कर लेना चाहिए, और रज़िया सुल्ताना ने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर दिया। और उसके बाद फिरोज शाह और शाह तुर्कन दोनों को फांसी की सज़ा दे दी गई, उन दोनों को मार दिया गया। अब हम लोग पढ़ेंगे रज़िया सुल्ताना। तो आप सभी ने देखा कि रज़िया सुल्ताना ने कैसे मौके का फ़ायदा उठा करके दिल्ली की गद्दी को संभाला। लेकिन आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि इल्तुतमिश ने अपने मृत्यु के दौरान रज़िया सुल्ताना को ही राजा अपॉइंट किया था, लेकिन प्रजा को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था कि एक महिला हमें आदेश दे, और इस कारण से रुकनुद्दीन फिरोज शाह को राजा बनाया गया। और रुकनुद्दीन फिरोज शाह जब राजा बना तो मुल्तान के गवर्नर ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया, और विद्रोह को दबाने जब रुकनुद्दीन फिरोज शाह दिल्ली से बाहर गया तो रज़िया सुल्ताना ने मौका देख के दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया। तो ये हो गया इल्तुतमिश और रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रज़िया सुल्ताना के बारे में पढ़ेंगे, बैरहम शाह के बारे में पढ़ेंगे, अलाउद्दीन मसूद शाह के बारे में पढ़ेंगे, नसरुद्दीन महमूद के बारे में पढ़ेंगे और बलबन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग।